नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारे देश में कैसा भी समय हो, कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, कितनी भी बड़ी घटनाएं हो गई हों, लेकिन हमारे देश में चुनावों का सिलसिला रुकने का कभी नाम नहीं लेता है। लगातार हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं और देखिए, कोई किस तरह की भी घटनाएं अभी हाल में देखी हो हमने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलगाम को लेकर इतना सब कुछ हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में चुनावों का सिलसिला फिर शुरू होने जा रहा है। और ये चुनावों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है 19 जून को, जिसमें 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनावों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। ये जो सीटें हैं, गुजरात में कादी और विसावदर सीटें हैं, केरल में नीलांबुर, पंजाब में लुधियाना वेस्ट और पश्चिम बंगाल में कालीगंज। यहां एक और भी महत्वपूर्ण चुनाव है कि अगर इसमें हम गुजरात और पंजाब को छोड़ दें तो केरल में और पश्चिम बंगाल में तो अभी कुछ ही महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव का एक क्रम है, एक नियम है कि अगर किसी भी राज्य में कोई विधानसभा या लोकसभा सीट खाली होती है तो वो 6 महीने से ज्यादा समय तक खाली नहीं रह सकती। वहां पर चुनाव होना ही होता है और यही वजह है कि यहां पर चुनाव कराया जा रहा है। मैंने इन सीटों के साथ साथ कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी आप लोगों के लिए जुटाई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों का हिसाब किताब क्या। जैसे कि पंजाब में लुधियाना पश्चिम जो सीट है, इस पर तो आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर चुकी है। आप सब लोग जानते ही हैं कि जो राज्यसभा के इनके सांसद हैं संजीव अरोड़ा, उनको यहां से प्रत्याशी बना दिया है आम आदमी पार्टी ने। और साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल ने यहां से पुरूपकर सिंह धुम्मन को अपना कैंडिडेट बना दिया है। तो यहां पर जो बहुत सारी चीजें हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं कि किस तरीके से पार्टियां फंक्शन कर रही हैं और किस तरीके से पार्टियां इन चुनावों में जाना चाहती हैं। लेकिन चुनाव हैं, चुनाव तो होकर रहेंगे। शुरुआत में करता हूं इसी सीट से ही, और साथ ही साथ फिर बात यह भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भी उपचुनाव होना था। उस चुनाव को सरकार ने क्यों नहीं कराया, और क्यों नहीं कराया इसके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो राजनीति पर किस तरीके के पड़ने वाले हैं कि इस चुनाव को क्यों नहीं कराया जा रहा है। देखिए, लुधियाना वेस्ट की जो सीट है पंजाब में, इसका क्षेत्र संख्या 64 है और आम आदमी पार्टी के ही यहां से विधायक थे गुरप्रीत बस्सी गोगी, जिनका इसी साल जनवरी में निधन हो गया था और लोग कहते हैं कि बड़ी रहस्यमय स्थिति में निधन हुआ था। और 2022 में यहां से आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत सिंह गोगी जीते थे और 2017 में ये सीट और 2012 में ये सीट कांग्रेस के भारत भूषण आशु ने जीती थी, जो मंत्री भी रहे अमरिंदर सिंह की सरकार में। तो ये एक हाई स्टेक वाली सीट है। यहां पर सभी पार्टियां अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी और यह भी कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर प्रत्याशी सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि उनकी राज्यसभा की सीट उन्हें खाली करानी है और इस राज्यसभा की सीट को खाली कराने के बाद वो विधायक बन जाएंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी सोच रही है कि संजीव अरोड़ा विधायक बन जाएंगे और विधायक बनने के बाद आम आदमी पार्टी इस सीट को फिल कर लेगी, आम आदमी पार्टी ही रिप्लेस कर लेगी और जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उस पर चुनाव करा दिया जाएगा मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं, इस डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के और अरविंद केजरीवाल के बड़े खासम खास भी रहे हैं, तो उनको यहां से चुनवाने की जो है चाल चली है अरविंद केजरीवाल ने। और साथ ही साथ इस उपचुनाव पर एक और भी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पंजाब में 2027 में चुनाव होगा, तो उससे पहले आम आदमी पार्टी एक टेस्ट करना चाहती है कि क्या वो इस सीट को फिर से निकाल सकती है या नहीं। क्योंकि पिछले काफी समय में दोस्तों एक ये भी चीज सामने आई है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उसकी लोकप्रियता गिरी है और उसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने आजकल डेरा डाला हुआ है। अब चूंकि दिल्ली में तो चुनाव हार गए थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार भी चली गई थी, सरकार भी बनाने की स्थिति में नहीं आए और केजरीवाल विधानसभा का चुनाव भी हार गए। तो यह भी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल दिन रात वहां पर डेरा डाले हुए हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी हालत में इस सीट को निकाला जाए। और अगर इस सीट को आम आदमी पार्टी नहीं निकाल पाती है, लुधियाना वेस्ट की सीट को, तो आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है।
मैसेज साफ चला जाएगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शायद यहां पर सरकार ना बना पाए। तो ये सीट सबसे महत्वपूर्ण है इन अगर 5 सीटों की मैं बात करूं तो। वैसे पश्चिम बंगाल की जो कालीगंज सीट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नदिया जिले की कालीगंज सीट है ये, और इसमें जो उपचुनाव हो रहा है वो टीएमसी के यहां से विधायक थे नसीरुद्दीन अहमद। फरवरी 2025 में उनका निधन हो गया था और इसी वजह से इस सीट को रिक्त घोषित किया गया और यहां पर चुनाव हो रहा है। 2021 में वो जीते थे नसीरुद्दीन, और मुस्लिम बहुल सीट है। 2016 में कांग्रेस के पास थी ये सीट, हसनुज्जमा थे यहां पर, एसके हसनुज्जमा, और 2011 में ये तृणमूल कांग्रेस के पास थे और नसीरुद्दीन अहमद लाल जो अभी जिनका निधन हुआ है वो ही यहां से एमएलए थे। तो ये सीट यहां पर इस तरीके से रिक्त हुई है। और ये जो सीट है, इस सीट को महत्वपूर्ण दोस्तों इस वजह से मान सकते हैं हम, क्योंकि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो इस समय बड़ी मुश्किलों में फंसी हुई है। अभी मुर्शिदाबाद का दंगा फसाद हुआ, दंगा फसाद भी कहना उपयुक्त नहीं होगा, वहां पर हिंदुओं की हत्याएं की गई। और जब ममता बनर्जी पर आरोप लगने शुरू हुए कि टीएमसी की सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, और जो दंगाइयों की भीड़ थी उस दंगाइयों की भीड़ में टीएमसी के नेता भी शामिल थे, जब ये चर्चाएं शुरू हुई तो फिर उसके बाद ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई। और कलकत्ता की जो हाईकोर्ट है उसने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और जिसने अपनी रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वास्तव में इसमें टीएमसी के नेताओं का हिंसा में हाथ था। और दूसरे, आप सब लोग जानते ही हैं कि शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसके घोटाले को लेकर 26,000 शिक्षकों की नौकरियां कोर्ट के फैसले से चली गई हैं। और आपको याद होगा कि पिछले साल एक घटना हुई थी कि एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या का मामला हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है, क्योंकि अगर अभी जो चुनाव होगा ये 19 जून जो चुनाव होगा 19 जून को होगा और 23 जून को नतीजे आएंगे, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 के मार्च अप्रैल के महीने में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। यहां पर भी एक तरीके से ये मान लीजिए कि ममता की लोकप्रियता पर मैंडेट आने जा रहा है कि इस सीट को टीएमसी जीत पाएगी या नहीं, ममता बनर्जी जीत पाएंगी या नहीं, और ममता बनर्जी की पार्टी निश्चित रूप से इस सीट को जीतने के लिए अपने पूरे जोर लगाने वाली है। तो यह सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है। गुजरात की कादी सीट है, गुजरात के मेहसाणा जिले में यह कादी सीट पड़ती है और यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यहां के विधायक थे करसन भाई पुंजा भाई सोलंकी, भाजपा के विधायक थे। इनका अभी फरवरी में 2025 में निधन हो गया था और लगातार 2 बार के विधायक थे। इससे पहले 2012 में कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा के पास यह सीट थी और 2017 और 2022 में करसन सोलंकी ने यह सीट जीती और बड़े मार्जिन से जीती। 2017 में 50% वोट लिए थे और 2022 में उन्होंने 53.45 वोट लिए थे। ये जो सीट है एक अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित सीट है। और मैं आपको बता दूं कि 182 सदस्यों की जो विधानसभा है गुजरात की, उसमें भाजपा के पास 161 एमएलए है। तो यहां बीजेपी के पास सिर्फ एक लक्ष्य यही होगा कि इस सीट को जीता जाए और अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा जाए, और यह भी मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जो एससी समुदाय है, जो दलित वोटर्स हैं, वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं, जो कि अमूमन गुजरात में बीजेपी के साथ रहते हैं। गुजरात की ही विसावदर सीट है, जूनागढ़ जिले में पड़ती है ये। यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक थे भूपेंद्र भयानी। उन्होंने दिसंबर 2023 में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ये एक लंबे समय से फंसी हुई सीट है जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है, और इस सीट को जीतना निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा। और आम आदमी पार्टी ने, मैं आपको बताऊं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनके गोपाल इटालिया, उसको अपना उम्मीदवार भी यहां से डिक्लेयर कर दिया है। तो इस हिसाब से भी यह सीट बड़ी महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए है। और भाजपा का लक्ष्य जो है वो बयानी का जो दल बदल है उसका लाभ उठाने की कोशिश है और कांग्रेस को कमजोर करना भी उनकी कोशिश रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सीट है। केरल की सीट है नीलांबुर सीट। नीलांबुर जो है मलप्पुरम जो जिला है वहां का, उसकी एक सीट पड़ती है
और यहां से 2 बार के विधायक थे। एलडीएफ के जो यहाँ का सत्ताधारी है, वाम दलों का जो मोर्चा है, उसके समर्थित निर्दलीय विधायक थे यहाँ पर पीवी अनवर। उनका भी जनवरी 2025 में अभी इस्तीफा हुआ था और उन पर इस्तीफा यह हुआ था कि उनके साथ मुख्यमंत्री के ही मतभेद हो गए थे। पी विजयन के साथ उनकी ठन गई थी और उन्होंने गृह विभाग और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ खुलेआम आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। और बाद में ये भी खबर आई थी कि अनवर जो है तृणमूल कांग्रेस में, टीएमसी में शामिल हो गए। अब केरल में टीएमसी का क्या वजूद है, ये मेरी समझ से बात है। और मैं आपको बता दूं कि इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो यूडीएफ है, उसको उन्होंने बिना वजह, बिना शर्त समर्थन दिया है। तो मुझे लगता है कि यहां पर टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं अनवर, और ये चुनाव भी दिलचस्प रहने वाला है। अनवर यहां पर 2016 और 2021 में दोनों बार निर्दलीय विधायक रहे। इससे पहले 2011 में ए मोहम्मद जो है वो कांग्रेस के, उनके पास ये सीट हुआ करती थी। तो इन जो सीटों के बारे में खास बात हमने की, देखिए इन सभी सीटों पर जो नतीजे आएंगे उनका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल एक मैसेज जाने वाला है कि केरल में भी चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं विधानसभा के, और मैसेज सिर्फ ये जा सकता है कि सीट एलडीएफ के पास जाती है या कांग्रेस वाले यूडीएफ के पास जाती है। बीजेपी के वहां कोई चांसेस है नहीं, और इनमें गुजरात के अलावा बीजेपी के चांसेस मुझे किसी भी सीट पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपसे खासतौर से इसमें करना चाहूंगा, 2 सीटें जम्मू कश्मीर की भी खाली पड़ी हुई है और ये सीटें इन्हीं के साथ भरी जानी चाहिए थी। इन सीटों के नाम है नगरोटा और बड़गाम। अब इन पर उपचुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है। बड़गाम सीट 21 अक्टूबर को खाली हुई थी जब विधानसभा चुनाव हुए थे। आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, वो 8 अक्टूबर को 2 सीटों से वो चुनाव जीते थे और ये सीट, बड़गाम वाली सीट, उन्होंने खाली कर दी थी। दूसरी ओर नागरोटा सीट जो है वो 31 अक्टूबर को वहां के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी। तो इस तरीके से ये दोनों सीटें खाली पड़ी हुई है। अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है। कुछ लोगों का कहना है कि जो अभी पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और जम्मू कश्मीर में जो तनाव का माहौल है, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि टूरिस्ट नहीं है। ये सीजन होता है, पीक सीजन होता है, मई जून जुलाई, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आ रहे थे पिछले 2-3 सालों से, तो वो इस बार नहीं आ रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। पहलगाम की हत्या जो हिंदुओं की गई वहां पर आतंकियों के द्वारा नाम पूछ पूछ कर, उसका भी रिएक्शन है और लोगों में एक डर का माहौल है निश्चित रूप से। लेकिन ठीक है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, हमने पाकिस्तान को ठोका उसके घर में घुसकर। सरकार यहां चुनाव क्यों नहीं करा रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। जहां 3-3, 4-4 महीने के बाद चुनाव होने हैं केरल में और पश्चिम बंगाल में, वहां आप चुनाव करा रहे हैं, उपचुनाव करा रहे हैं। लेकिन इन 2 सीटों पर जहां अभी 4 साल बचते हैं, पूरे 4 साल से भी ज्यादा विधानसभा के, वहां पर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। मेरा मानना है कि सरकार को यहां पर दोनों सीटों पर चुनाव कराना चाहिए था। कभी ठंड का बहाना हो जाता है यहां, कभी ये हो जाता है कि रमजान आ गई, ईद आ गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। लेकिन अब तो सब कुछ हो चुका, ठंड भी चली गई, ईद भी चली गई, रमजान भी हो चुका। इसके बावजूद भी नागरोटा और बड़गाम सीट पर उपचुनाव ना कराया जाना मेरी समझ से बाहर है। देखिए, कई बार तो चुनाव आयोग इतना बाध्य हो जाता है कि साहब 6 महीने, पता लगा कि किसी प्रदेश में चुनाव होने में, विधानसभा के जो जनरल चुनाव हैं उन्हें होने में पता लगा कि साहब 8 महीने बचे हुए हैं, फिर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि सरकार को इन दोनों सीटों पर भी उपचुनाव कराने चाहिए थे। और अगर इन दोनों सीटों पर उपचुनाव नहीं कराए जाते तो फिर एक बड़ा सवाल यह भी होता है कि सरकार जो बार बार दावा कर रही है कि यहां पर कानून और व्यवस्था नियंत्रण में है, सब कुछ नॉर्मल है, और पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर 50, 60, 70% तक मतदान किया था, तो वोटर तो वहीं पर हैं। ठीक है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, सुरक्षा तो अब कड़ी और भी कर दी गई है, पहले से भी ज्यादा फोर्सेस लगा दी गई हैं जम्मू कश्मीर में। ये चुनाव कराया जाना चाहिए था, और अगर ये उपचुनाव कराया जाता इन दोनों सीटों का, तो इसका बड़ा मैसेज पाकिस्तान को भी जाता। एक मेरी समझ से बाहर है। इस निर्णय से मैं कतई भी सरकार के सहमत नहीं हूं
कि जम्मू कश्मीर की इन दोनों सीटों पर उपचुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।